राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मशहूर अदाकार राकेश बेदी। तरंगों में धड़कन लरजता जिगर, रक्स करते कमल थर थराता भंवर। ये छींटे किसी की तमन्ना न हो, कहीं आपके हाथों तन्हा न हो। पहली दिसंबर 1954 को दिल्ली के करोल बाग में जन्मे राकेश बेदी एक जाने माने अभिनेता हैं। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। सर वो देखो कितनी गोरी है। इसमें और तेरे में बकरी कौन? स्कूल के दिनों से ही अभिनय में दिलचस्पी रखने वाले राकेश बेदी ने फिल्मों में पहुंचने से पहले सक्रिय रूप से थिएटर किया, जो कि आज भी जारी है। फाइनल के बड़ा होकर देश के लिए आर्मी में जवानी बनूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो सुनील गावस्कर ने चौका मारा, वन फोर ऑल द वे ऑफ दिस फाइनल के बड़ा होकर देश के लिए क्रिकेट खेलने वाला हूं। पढ़ने लिखने में गहरी दिलचस्पी रखने वाले राकेश बेदी वैसे तो अपनी हंसमुख अदाकारी के लिए खूब पहचाने जाते हैं, लेकिन उनके भीतर एक चिंतनशील गंभीर व्यक्ति सदा रहता है, जो जीवन के सुख दुख और विडंबनाओं के प्रति संवेदनशील रहता है। ये जो है जिंदगी, थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी और थोड़ी तीखी थोड़ी फीकी। आप ये क्या कर रहे हैं? सारा सामान मेरे गले में क्यों बांध रहे हैं? ये घर तुम्हारा है राजा। अरे और सामान आ क्यों नहीं रहे? करीब 35 साल पहले दूरदर्शन के धारावाहिक ये जो है जिंदगी में आने से पहले दर्शक फिल्म चश्मे बद्दूर में राकेश बेदी की अदाकारी से चमत्कृत हो चुके थे। जी आप? खातून को मेरा सलाम पहुंचे। इस जुर्रत के लिए माफी चाहूंगा। नाचीज एक शायर है, अपने फन की हौसला अफसाई के लिए मोहतरमा की तलाश में सदियों भटकता रहा, बस भटकता रहा, और आज तकदीर ने हुजूर तक पहुंचा ही दिया। वैसे ही हमारी पहली मुलाकात है। करीब 20 टीवी धारावाहिकों और पौने 200 फिल्मों में यादगार रोल कर चुके राकेश बेदी पूना फिल्म इंस्टीट्यूट यानी FTII से ग्रेजुएट हैं। ब्लैक टाइगर पाजी, आप तो बहुत सॉलिड हैं। ओए खानदानी है। अच्छा, दिन के 2-4 डंड तो मार लेते होंगे ना? ओए 250 टन मारते हैं 250? और डकार भी नहीं खाते हो। सर जी, सर जी अंदर का माल बाहर आ रहा है, टॉवल बाहर निकला हुआ है। मैंने देख लिया। ये देखिए टॉवल बाहर निकला। ये कैसे रह गया अंदर? शर्मा जी क्या कर रहे हो? शर्मा जी भुगड़ी खेल रहे हो आप? शर्मा जी क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। कम इन। हेलो हेलो, चलो। अरे बड़ी कहाँ चल लो? सुनिए, मुझे यूरोप टूर की एक टिकट चाहिए। अरे केक यहाँ थोड़ी मिलता है भाभी, ये तो टिकट का दुकान है ना। अभी देखो, अभी आपको केक ऑफ ताज खाना है तो ताज में जाओ, केक ऑफ मोंजनी खाना है तो मोंजनी में वरो। ओह गॉड, लगता है इसका वायर फिर हिल गया। अरे भाभी आपको एक टिकट चाहिए ना? अरे मिल जाएगा साईं, मिल जाएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। मगरमच्छ, अरे एक बात बचपन से लेकर अब तक समझ में नहीं आई, हर आदमी थैंक यू बोलने के बाद मगरमच्छ क्यों लगाता है? बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। थैंक यू जी, थैंक यू। राकेश जी, चूँकि हमारे राज्यसभा टीवी पर करीब 3 साल पहले हमारे दर्शक आपसे मिल चुके हैं और कुछ बातें हो चुकी हैं, इसलिए उन बातों के दोहराव से बचते हुए हम लोग आगे बातें करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे वो दर्शक जो उस प्रोग्राम को नहीं देख सके थे वो YouTube पर जाकर उसे देख सकेंगे और उस सिलसिले को हम इस बातचीत के साथ जोड़ सकेंगे। जी ज़रूर। तो हम ये जानते हैं कि करीब जो आपकी पहली फिल्म हमारे तुम्हारे थी, तो दिल्ली में रहते हुए, क्योंकि आपका जन्म दिल्ली में ही हुआ, वो क्या परिस्थितियां थीं कि आपको वो फिल्म मिली? देखिए, परिस्थितियां ये थी कि दिल्ली में मैं थिएटर करता था और फिर मुझे लगा कि अगर मुझे फिल्मों में जाना है,
कलाकारी वहाँ दिखानी है अपनी, तो मुझे कोई ना कोई प्रॉपर चैनल ढूंढना पड़ेगा। और उस समय बहुत सारे ऐसे रास्ते नहीं थे, जैसे आज तो बहुत ओपन है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत एवेन्यूज़ हैं। तो मैंने FTII जो पूना में फिल्म इंस्टीट्यूट है उसमें अप्लाई किया और इत्तेफाक से मुझे वहाँ एडमिशन मिल गया। तो मुझे लगा कि वो एक करेक्ट प्लेटफॉर्म होगा। एक तो मैं जो मुझे नॉलेज है एक्टिंग के बारे में, वो नॉलेज सही है या गलत है, उसका मुझे एक अंदाज़ा मिलेगा। और कुछ एक नई चीज़ें जो हैं एक्टिंग में उस समय जो थी वो मुझे सीखने को मिलेंगी और मेरे ऑटोमेटिक कॉन्टैक्ट्स बनेंगे जब मैं FTI से निकलूँगा तो। और बस ऐसा ही हुआ, जब मैं वहाँ से निकला तो बात बढ़ती गई और ये फिल्म मुझे मिली। दिल्ली में जब आप थिएटर कर रहे थे तो कोई पर्टिकुलर ग्रुप था जिसके साथ कर रहे थे? हाँ, दिल्ली में एक यू कैन से एक सेमी प्रोफेशनल एमेच्योरिश एक ग्रुप था, जैसा होता है कॉलेज के ज़माने में, जितने पैसे मिलते थे जेब खर्ची के लिए सब थिएटर में डाल देते थे हम। और खुद ही पोस्टर छपवाना, खुद ही सड़कों पे जाके पोस्टर लगाना रात को। एक दिन रात को इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं और मेरा दोस्त शैलेंद्र गोयल, हम दोनों का ग्रुप था अंकुर आर्ट्स, तो उसके पोस्टर हमने छपवाए। हम रात को जगह जगह पोस्टर लगा रहे थे। तो एक दो पुलिस वाले आए, जीप आई, उसमें पुलिस वाले आए और आके हमको एक तरह से गिरफ्तार सा कर लिया उन्होंने कि आप ये किस तरह का पोस्टर लगा रहे हैं। उनको प्ले का नाम भी कुछ अजीब सा था, तो उनको लगा हम कोई ख़ास प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं जनाब, ये तो नाटक है और देखिए इस पर डेट भी लिखी हुई है कि फ़लाने थिएटर में फ़लाँ दिन किया जाएगा। तो बोले खुद क्यों लगा रहे हैं? हम हमारे पास पैसे नहीं है कि हम किसी और को हायर करें और हमारे लिए वो लगाए। तो इसलिए खुद ही सारी मेहनत करते थे, प्ले को प्रिपेयर करना, फिर टिकटें बेचना, फिर को स्पॉन्सर ढूंढना, फिर पोस्टर छपवा के उसको रात को खुद लगाना। तो इतना कुछ करते थे। आपने शैलेंद्र गोयल का नाम लिया, ये वही शैलेंद्र गोयल हैं जो टेलीविज़न प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं? जी जी जी, मेरे मित्र हैं। अच्छा। कौन सा कॉलेज था आप लोगों का? जो हमारा था भगत सिंह कॉलेज। और आपने पढ़ाई क्या की वहाँ से? मैंने उस समय कॉमर्स एक बहुत प्रचलित कोर्स। तो आपने B.Com किया? B.Com किया। उसके बाद भी कुछ किया यहाँ से या फिर B.Com के फ़ौरन बाद आप FTI चले गए? B.Com भी मतलब मैंने दिल से नहीं किया, क्योंकि मैं तो नाटक करने जाता था कॉलेज। पढ़ाई तो लोग उल्टा होता है कि पढ़ने जाते हैं और नाटक हो जाता है, मैं तो नाटक करने जाता था और पढ़ाई हो जाती थी। तो मेरे साथ तो उल्टा था। तो मैंने जो भी स्कूल में भी कॉलेज में भी जहाँ पर भी जो भी किया वो इसलिए किया और वहाँ किया जहाँ मुझे थिएटर का या एक्टिंग का कुछ ऐसे चांस मिलता रहे। और तब FTI में आपके साथ आपके बैच में कौन कौन लोग रहे? FTI में मैं कहूँगा हमारा बैच बड़ा अच्छा बैच था। और अगर आप सही माने में देखें तो मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं, सतीश शाह मेरे बैचमेट थे, ओम पुरी मेरे बैचमेट थे, सुरेश ओबरॉय, सुधीर पांडे। और अगर बाकी जो मेरे बैचमेट उस समय मेरे साथ थे अलग अलग मुख्तलिफ कोर्सेज़ में, वो भी आज बड़े नामचीन हैं। जैसे डेविड धवन मेरे साथ थे और प्रकाश झा, विदु विनोद चोपड़ा और कुंदन शाह, तो सईद मिर्ज़ा। तो ये काफ़ी नाम इन लोगों ने बनाया और ये तमाम लोग उस समय साथ में थे। चूँकि आप यहाँ पर एमेचरिश थिएटर ही करते थे और वहाँ जाकर उस थिएटर की बाकायदा, उस एक्टिंग की दुनिया की आपको बाकायदा ट्रेनिंग मिलना शुरू हुई, वो कौन सी शुरुआती ऐसी बातें थीं जिन्होंने कहा कि हाँ, ये सीखे बिना मैं जो कुछ कर रहा था वो थोड़ा कमज़ोर था? बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और बड़ा अच्छा सवाल भी किया आपने, क्योंकि मैं इस बात को बिलीव करता हूँ कि बिना कैमरा की ट्रेनिंग लिए आप कैमरामैन नहीं बन सकते, बिना साउंड की ट्रेनिंग लिए आप साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं बन सकते या साउंड इंजीनियर नहीं बन सकते, बिना डायरेक्शन की ट्रेनिंग लिए। लेकिन लोगों को ये लगता है कि एक्टर तो हम बन ही सकते हैं। तो हर आदमी अपने अपने घर में अपने आईने के सामने एक बहुत अच्छा एक्टर होता है। लेकिन यह है कि अपने लिए एक्टिंग नहीं करनी है, दुनिया के लिए करनी है। तो दुनिया आपको कैसे, किस मापदंड से तोलेगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप अपने आप खुद को तोलते रहें। तो जब मैं गया तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे बहुत कुछ आता है, ये मुझे क्या सिखाएंगे। लेकिन मेरा 3-4 दिन में ही मेरा भ्रम टूट गया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद एक नए सिरे से
सीखना पड़ेगा। और फिर मैं उसमें लग गया और मैंने सीखा भी। और उन जो चीज़ें मैंने उस समय सीखी थी वो मैं अभी भी अपने काम में उनको इस्तेमाल में लाता हूँ। और अगर मैं कहीं एक्टिंग की वर्कशॉप लेता हूँ या सिखाता हूँ या ट्रेनिंग करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं इम्पार्ट करता हूँ वो नॉलेज जो मुझे आती है, जो मैंने सीखी थी। ख़ुद वहाँ एफटीआई में वो कौन से टीचर्स थे जो आपको बहुत आकर्षित करते थे, जिनके क्लासेस आप कभी मिस नहीं करना चाहते थे? देखिए, उस समय एक मैं कहूँगा कि हमारे देश में जो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिंग, टीचिंग एक्टिंग का जो सेक्टर जिन्होंने शुरू किया वो है रोशन तनेजा। तो वही हमारे टीचर थे। तो उन्हीं की देख रेख के में मैंने सीखा। और मैं ये कहूँगा कि मैंने उनसे बहुत सीखा। और मैं सुबह शाम उनको कई दफ़ा, मतलब मुझे उनका ख्याल आता है, उनकी याद आती है कि उनकी बातें, कई हुई बातें याद आती हैं। तो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट टीचर एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। जब आप कहते हैं कि उनकी बहुत सी बातें याद आती हैं, कोई एक बात याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ख़ुद नसीर साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हुए लिखा कि हम लोग भी तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीख कर गए थे वहाँ, और रोशन जी की क्लास में फिर बिल्कुल एक अलग टीचिंग मेथड समझ में आया कि जैसे कि वो क्लासरूम में उन्होंने कहा कि बाहर चले जाओ और वापस मेज़ पर आकर तुम्हारा पेन रखा हुआ है, इसको उठाने की कोशिश करो, और ये जो रिश्ता है कि क्या पेन तुम्हारा था या किसी ने मंगाया है या क्या, तो इस तरह का जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल थिएटर की जो ट्रेनिंग और थिएटर की जो रिक्वायरमेंट है उससे बिल्कुल अलग। फिल्म में चीज़ें चूँकि एक फ्रेम के भीतर होती हैं, आप जब तक बाहर हैं तो आप फ्रेम से बाहर हैं, लेकिन जैसे ही आप आए तो आप उसका एक पर्पज़ होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कुछ याद करने की कोशिश करें कि रोशन तनेजा क्या आपको ऐसा बता रहे थे जो आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि एक्टर की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो फिल्म के लिए हो या टीवी के लिए हो या थिएटर के लिए हो। एक एक्टर होता है और उसको अपनी परफॉर्मेंस, अगर वो अच्छा है, उसे काम आता है, तो ऐसा नहीं कि वो थिएटर में बहुत अच्छा और फिल्म में काम नहीं कर पाता, फिल्म में बहुत अच्छा और टीवी में काम नहीं कर पाता। तो ये बातें गलत हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर एक आदमी अच्छा एक्टर है तो फिर वो हर जगह अच्छा एक्टर है, और अगर बुरा एक्टर है तो हर जगह बुरा एक्टर है। क्योंकि परफॉर्मेंस का और आप किस तरह से तैयारी करते हैं अपनी, उसका प्रोसेस तो सेम ही होता है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन थिएटर में ये है क्योंकि कट नहीं होता। फिल्मों में ऐसा है कि आपको कट करना पड़ता है, वो एक टेक्निक है। लेकिन जो आपकी अंदर की प्रिपरेशन है कि आप रोल को किस तरह से टैकल कर रहे हैं, वो तकरीबन सेम ही रहती है हर जगह। थिएटर की ट्रेनिंग ऐसे अलग है क्योंकि आप एक प्ले रिहर्स करते हैं तो उसको 2 महीने शुरुआत में आपको रिहर्सल में देने पड़ते हैं, तो एक सिस्टम का आपके हिस्सा बन जाता है। और जो मतलब मैंने उनसे जो सीखा कि आप अपने आप को डिस्कवर कीजिए, ये मैंने सबसे बड़ी बात सीखी उनसे, कि आप किसी को इम्पर्सनेट मत कीजिए, किसी की नकल उतारने की कोशिश मत कीजिए। और अगर आप सपोज़ आप दिलीप कुमार के या अमिताभ बच्चन के या किसी बहुत बड़े कलाकार के या आप मार्लन ब्रांडो के या टॉम हैंक्स के अगर आप फ़ैन हैं तो आप वो बनने की कोशिश मत कीजिए। आप, क्योंकि वो इसलिए बने हैं, अपनी जगह पर खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की एक जगह बनाई है। तो आप खुद की जगह आप एक तब बना सकते हैं जब आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे। और जब आप अपने आप को डिस्कवर करते हैं और अपने माइनस पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। प्लस पॉइंट तो सबको पता होते हैं कि मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है, मेरी लुक बड़ी अच्छी है, मेरी चाल बड़ी अच्छी है, लेकिन माइनस पॉइंट जो है वो कोई नहीं बताता है। तो उनकी ख़ास बात ये थी कि आपके माइनस पॉइंट वो बताते थे कि आप में क्या क्या कमी है। और ऐसा नहीं कि वो, मतलब जब आप परफॉर्म करते थे क्लास में, कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तब वो पिन पॉइंट करते थे कि देखो ये यहाँ तुमने ये गड़बड़ की। और हर एक्सरसाइज के बाद एक प्रॉपर चर्चा हुआ करती थी, हर स्टूडेंट की एक्सरसाइज के बाद, कि इसने ये यहाँ किया, ये यहाँ किया, और ये गलत था और ये सही था। तो अब ये मेरे ऊपर है ये पहचानना
और इस बात को समझना कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। तो जो गलत हैं उनको मैं छोड़ता जाऊं, जो सही है उनको उभारता जाऊं। अच्छा, तो एफटीआई में अपनी पढ़ाई के ज़माने में अपने पीयर ग्रुप को देखते हुए खुद आप को किस तरह की एक्टिंग के रास्ते पर जाना आप एस्पायर कर रहे थे कि मुझे इस तरह का काम मिले तो बड़ा अच्छा हो? देखिए, वैसे तो ट्रेनिंग तो जब आपको मिलती है तो आपको एक कंप्लीट एक्टर की ही दी जाती है कि आप इमोशन को भी समझें, आप हर तरह के इमोशन को समझें। ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही तरह के एक्टर बने, फिर तो आप टाइप कास्ट हो जाएंगे और आप ये काम अच्छा करते हैं वो नहीं कर पाते, या वो अच्छा करते हैं और ये नहीं कर पाते। वो तो एक गलत बात है। अगर एक कारपेंटर अच्छा है तो कुर्सी भी अच्छी बनाएगा और सोफ़ा भी अच्छा बनाएगा। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि क्योंकि जिस समय मैंने फिल्म लाइन इंडस्ट्री ज्वाइन की, उस समय क्या है कि हर रोल स्टेंसिल कट हुआ करता था। मतलब टाइप कास्ट एक तरह से बहुत प्रचलित था उस समय कि हीरो है जो है वो 5 फुट 10-11 इंच का ही होना चाहिए, 6 फुट को 2 इंच का हो तो और भी अच्छा है, और हीरोइन सुंदर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, और अगर सुंदर होगी तभी उसको रोल मिलेगा, ज़रा भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो नहीं मिलेगा, या रंग अगर ख़राब है तो नहीं मिलेगा, या कोई और उसमें कमी है तो नहीं मिलेगा, और विलन जो है उसके लिए भी एक फिक्स चीज़ है। तो इसी तरह से कॉमेडियन के लिए भी एक फिक्स चीज़ है। कॉमेडी का जो फेस है कॉमेडियन का, वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा अगर हल्का सा बल्कि हो तो भी ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उस समय उस इंडस्ट्री में एंटर किया जिस समय ये सब चीज़ों को देखते हुए ही काम मिलता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं हीरो की कोशिश करूँगा, मुझे हीरो कौन लेगा, क्योंकि मेरी हाइट भी इतनी नहीं है कि मैं कोई 6 फुट के करीब का आदमी नहीं हूँ कि मुझे कोई हीरो का चांस दे दे। तो मुझे कोशिश मैंने ये की कि अगर मुझे सरवाइव करना है और अपना नाम कहीं बनाना है तो मैं ह्यूमर की तरफ थोड़ा सा अपना बेंड ऑफ माइंड रखूँ। और वैसे भी पर्सनली भी मेरा जो ह्यूमर की तरफ बहुत झुकाव है। कॉमेडी मुझे सूझती है, स्पेशली काम करते वक्त बहुत सूझती है। जब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, सीन को कैसे और निखारा जाए या कैसे और ऐसे बातें डाली जाएं कि इसमें से लाफ्टर निकलें, तो वो एक स्वाभाविक सा एक मेरे अंदर पर्सनैलिटी में है। तो उसको मैंने अपना एक वेपन बनाने की कोशिश की कि उस रास्ते पे चलूं। तो क्या ये जो पहली फिल्म थी आपको इन्हीं कुछ छोटी छोटी विशेषताओं की वजह से मिली होगी, और फिर आपने सोचा होगा कि अब इस खांचे में से बाहर ना जाया जाए, एक छोटा सा कंफर्ट भी उसमें हो जाता है, और फिर ये कि जैसा कि आपने कहा कि आप थोड़े बल्कि भी हैं, तो क्या आपने कभी ये जो फिटनेस फ्रीक लोग हैं, ख़ास तौर पर एक्टर जो कि प्रोटीन खा के जिम जाते हैं, वो सब आपने नहीं किया? आपको शायद सुनकर हैरत होगी, और शायद मेरे सुनने वालों को भी, कि जितना बड़ा हेल्थ फ्रीक मैं हूँ शायद बहुत कम लोग होंगे। इसका हेल्थ फ्रीक का मतलब ये नहीं है कि आप जिम में जाके बॉडी ही बनाएं, वही हेल्थ होती है कि आपके 6 पैक्स नज़र आ रहे हैं और आपके डोले नज़र आ रहे हैं और आप एकदम बहुत ही। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ी, कभी नहीं छोड़ी। अगर मैं एवरेज लगाऊं तो पिछले 40 साल से 4 दिन प्रति हफ्ते का मेरा एवरेज निकलेगा कि मैं या तो वॉक करता हूँ, या मैं स्विमिंग करता हूँ, या मैं जिम में जाकर कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। वरना अब तक मैं बहुत फूल फाल गया होता, बेढंगा बेडौल हो चुका होता। तो अगर मैंने अपने आप को एक संतुलित रखा है, तकरीबन जैसे आज से बहुत साल पहले था, तकरीबन वैसा ही, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल वैसा ही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं हुआ अब तक। उसकी वजह यही है कि मैं एक्सरसाइज काफ़ी करता हूँ। खाने पे इतना कंट्रोल थोड़ा कम है मेरा क्योंकि मीठे का शौक़ है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। नहीं, उस सवाल को आपने थोड़ा ज़्यादा तरजीह दे दी, ये हेल्थ वाले फ्रीक होने को। मेरा सवाल उससे पहले ये भी था कि क्या यही वजह थी कि हमारे तुम्हारे में आपको कॉमेडी नहीं, उस समय को इतना ज़्यादा मोटा नहीं था मैं, इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है, हल्का सा, बहुत बहुत ही हल्का सा। अभी भी आप उतने मोटे नहीं हैं।
जी, मुझे लगता है मालूम नहीं, है। आप हमारे मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं कि जैसा हमने आपको शुरू से देखा वैसे ही आप वो मुझे हमारे तुम्हारे फिल्म इसलिए मिली क्योंकि तब मैं एक और फिल्म कर रहा था जो उस समय रिलीज नहीं हुई थी, और उस जो वो जीपी साहब की फिल्म थी, शोले के बाद उनकी अगली फिल्म वही थी, एहसास नाम था उसका। और तो वो बहुत ही, उसमें मेरा मेन रोल था। और तो जीपी और हमारे तुम्हारे के जो प्रोड्यूसर थे वो एक ही बिल्डिंग में बैठते थे और अच्छे दोस्त थे। तो कुछ जिक्र निकला तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि भाई ये लड़का मैंने लिया अपनी फिल्म में, इसने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कुछ जिक्र निकला तो उन्होंने मुझे भी ले लिया फिर। तो ऐसा नहीं कि वो मोटापे की वजह से ही, या मेरा काम जो मैं कर रहा था एक फिल्म में शायद वो पसंद आया उनको। अच्छा, तो आपको दिए हुए रोल में बहुत सारी चीज़ें जो कुछ और सीखनी होती हैं, उस इलाके में आपने उस एरिया में क्या क्या कोशिशें करके कुछ अपने अंदर वर्सटाइल एक्टिंग फैसेट्स भी कुछ खोले? खोलने ही पड़ते हैं जी। अगर आप, जैसे मैं ये समझता हूँ कि एक एक्टर का सबसे बड़ा जो एक वेपन होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। कि एक एक्टर को उसकी ऑब्जर्वेशन की विंडो 24 घंटे खुली रखनी चाहिए। वो विंडो कभी बंद नहीं कर सकता कि वो सड़क पे जा रहा है तो कौन आदमी कैसे चल रहा है। जैसे आपने पहली बात कही थी कि वो आएगा और पेन कैसे उठाएगा, तो अगर उसको पता हो कि साहब ये पेन मेरा नहीं है तो कैसे उठाएगा। अगर उसको पता हो कि ये पेन मेरा है तो कैसे उठाएगा। अगर उसको पता हो कि ये पेन किसी ने चुरा लिया था और यहाँ मुझे मिल गया तो कैसे उठाएगा। अगर पेन उठा के ये पूछना है कि किसने चुराया था, किसने हिम्मत की चुराने की, तो अलग तरीके से उठाएगा। आप समझे ना जी। तो ये सब चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे कि कभी ऐसी कोई बात हुई हो, वो आपके सिस्टम में रहनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि एक्टर का दिमाग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होता है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होता है जिसमें हजारों फाइलें पड़ी होती हैं, और किसी भी समय वो कोई एक फाइल निकालता है और उसका इस्तेमाल करता है। जैसे एक बहुत बड़ी कहावत है कि नथिंग इज न्यू अंडर द सन। अगर आपने एक बहुत बड़ा सनराइज का कहीं पेंटिंग देखा है, पेंटिंग देखी है आपने, सनराइज बड़ा कमाल का है, तो सनराइज हुआ था, वो पेंटर ने वो सनराइज देखा था, तो उसने उसको पर्दे पे खींचा, तो पेंटर के दिमाग में वो सनराइज की फाइल थी जो उसने खोल के कैनवस पे लगाई। इसी तरह से एक्टर के दिमाग में भी हर तरह का, अगर मैं बस स्टॉप पे सपोज मैं खड़ा हूँ और मेरे बगल में एक आदमी आके खड़ा होता है जिसको सिर्फ मान लीजिए हल्का सा पोलियो है, तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट है कि अब ये बस में कैसे चढ़ेगा, ये कितनी मशक्क़त करेगा बस में चढ़ने के लिए, है ना, और कैसे बैठेगा, क्या करेगा। और अगर एक आदमी, एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठा है तो वो कितना थका हुआ है इस समय, उसके साथ एक बच्चा है जो उसके काबू में नहीं आ रहा, छोटा बच्चा, वो ज़्यादा चल फिर नहीं रख सकता, बच्चे के पीछे भाग नहीं सकता, लेकिन बच्चे को कंट्रोल कर रहा है। तो ये अगर मैं ये सब चीज़ें, एक एक्टर जो होता है वो देखता रहता है कि पता नहीं कहाँ पर क्या काम आ जाए। तो ऑब्जर्वेशन जो है एक एक्टर की एक बहुत बड़ा उसका हथियार है और जिसे वो इस्तेमाल करता है। ये तो हुआ बतौर एक्टर आप अपने लिए ये सारी तैयारियां करते रहते हैं ताकि जब आपको कोई काम मिले तो उसको आप ज़्यादा एफिशिएंसी से कर पाएँ। लेकिन इसके अलावा जब आप काम कर चुके होते हैं और एक लेजर की टाइम में होते हैं, तो वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत देर में काम में फंसा था, अब मैं ये वाला काम करूँगा? एक तो मैं आपसे ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप बड़े अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। थैंक यू। और थोड़े रूटीन से हटकर पूछ रहे हैं, वरना तो बहुत बेसिक सवाल हर आदमी पूछते हैं, तकरीबन सब लोग पूछते हैं। देखिए, मैं एक तो मुझे पढ़ने का शौक़ है और काफ़ी पढ़ता हूँ मैं, तरह तरह की दुनिया भर की शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, कुछ नावल भी पढ़ता हूँ। मुझे लिखने का शौक़ है, 3-4 नाटक मैं लिख चुका हूँ। एक मेरा नाटक इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में, जो मैंने लिखा है, मैंने डायरेक्ट किया है।
जिसका नाम है मेरा वो मतलब नहीं था। उसमें अनुपम खेर, नीना गुप्ता और मैं, हम तीनों लोग हैं और मेरा लिखा हुआ वो। उसके बाद मैं 2 नाटक और लिख चुका हूँ, 2 या 3। तो लिखने का शौक़ है। तो जब आदमी एक लिखने का शौक़ हो और पढ़ने का शौक़ हो तो क्या होता है कि मेंटली आप ऑक्यूपाइड रहते हैं। आप किसी महफिल में बैठे हुए तो भी आपका ख्याल होता है कि अरे यार ये वो मुझे लिखना था या वो करना था, तो उसको मैं ऐसे चेंज करूँगा या ऐसे आगे बढ़ाऊँगा। वो एक शौक़ है। दूसरा एक, अगर समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने परिवार के साथ भी उस समय को बिताऊँ। और मेरे घर में उल्टा है कि मेरे बच्चे मुझे तंग नहीं करते, मैं अपने बच्चों को तंग करता हूँ। कि जब मैं उनको तंग करता हूँ तो वो थोड़ा सा मुझसे चिढ़ते हैं। मुझ पर चिल्लाते हैं। थोड़ा सा चिल्लाते मतलब प्यार से कि पापा क्या आप कुछ भी करते हो, ये ऐसे थोड़ी होता है, आप क्या बात कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता, आप ऐसा मत क्या करो। तो वो उनको लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ ताकि थोड़ा सा जो एक प्यार मोहब्बत जो है वो बच्चों में बनी रहे। हाँ, और कोशिश ये करता हूँ कि हम लोग खाना साथ में खाएं और थोड़ा बहुत जो डाइनिंग टेबल पे एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कोई ज्ञान दे सकता है अपने बच्चों को तो वो कोशिश करता हूँ देने की। परिवार में आपके कौन कौन है? जी, मेरी पत्नी है और मेरी 2 बेटियां हैं। और पत्नी आपकी इसी प्रोफेशन से है? हाँ, तकरीबन, लेकिन एक्टिंग से नहीं, लेकिन इसी प्रोफेशन से। और वो मुंबई की हैं कि नहीं? हैं तो वो पूना की, लेकिन अब तो मुंबई में है। और ये बेटियां क्या करती हैं? बड़ी वाली एक PR लाइन है आजकल बड़ी पॉपुलर, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट भी उसका एक विंग है, वो है। और छोटी वाली एक थिएटर करती है मेरे साथ भी, और वैसे भी फिल्में करती रहती है, शॉर्ट फिल्म्स करती है, एक्टर है वो। जब ये बच्चे पढ़ रहे थे तब आप उनके अंदर किस तरह की महत्वाकांक्षाएं जगाया करते थे कि ये कर लो ज़िंदगी में, ये कामयाबी के रास्ते हैं? देखिए, मैंने कभी अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि तुम फलानी पढ़ाई करो, और ये मैंने कभी थोपा नहीं अपने आप को। लेकिन मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की, जो मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने उनको एक जो ऐसी एजुकेशन जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती है, मैंने वो बहुत देने की कोशिश की उनको। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स, और वो तब मिल सकती है अगर पेरेंट्स के पास टाइम हो तो। अगर जैसे आजकल टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो वो बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं। मे भी अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दुनियादारी कैसे होनी चाहिए, या आप रिश्ते कैसे निभाएं, या अपने मॉरल्स को हाई कैसे रखें, या आप किस सिचुएशन में कैसे टैकल करें उसको, तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं अगर पेरेंट्स के पास टाइम हो। जो एक पेरेंटल गाइडेंस है और एक स्कूल की गाइडेंस है, उन दोनों में फ़र्क है। मैं कोई खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को कोई बहुत बड़ी पढ़ाई सिखा दूँ, लेकिन अगर मुझे कबीर के दोहे आते हैं और उसमें से कुछ नॉलेज मुझे अपने बच्चों को दे सकता हूँ, किसी दोहे में से, या किसी गालिब के शेर का कोई मीनिंग ऐसा समझा सकता हूँ जो उनको ज़िंदगी भर याद रहे और उसको इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, तो ये भी अपने आप में एक नॉलेज है, आज अपने आप में एक ट्रेनिंग है। या मैं कोई ऐसी फिलोसफिकल बात उनको बता दूं जो उनको लगे और उसको वो प्रैक्टिकल यूज़ में ला सकें, लेकिन ये तभी हो सकता है अगर टाइम हो पेरेंट्स के पास, और बच्चों की और पेरेंट्स की आपस में थोड़ी सी ट्यूनिंग हो। और तब ये वाला टाइम आपने जैसा कि शुरू में कहा कि आप बच्चों को सता कर वो निकाल ही लिया करते थे, तो वो शायद वही कोशिश रही होगी जिससे कि बच्चों के साथ एक तरह का एसोसिएशन बनाया जा सके। मेरी ये बड़ी जिज्ञासा होती है उन लोगों से पूछने की, जिनमें आप भी शामिल हैं, जो लोगों को हंसाते हैं, मतलब हंसने के मौके देते हैं, भले वो उनके लिए दिया हुआ काम हो कि आपसे कहा गया है कि आप इस फिल्म में ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि लोग हंसे, लेकिन कई बार हंसाने वाले लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा दुख भी होता है। ख़ुद आपका निजी तौर पर क्या मानना है कि आपका जो हास्य है वो आपके जीवन के किसी दुख से भी निकल कर आता है? मैं इस बात को नहीं मानता कि हंसाने वाले
के पीछे एक दुख बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह ज़रूर है कि अगर मैं किसी के दुख को देखकर मुझे उसका वो दुख टच कर रहा है तो उतना ही बहुत है। मैं पर्सनली अपनी लाइफ में दुखों को साथ लेकर चलता नहीं। देखिए, अगर मुझे किसी ने सताया तो मैं उस इमोशन को कि मैं उससे बदला लूँगा, उसको लेकर मैं चलता रहूँ और ख़ुद अपने अंदर कुड़ता रहूँ, सड़ता रहूँ, वो मुझसे नहीं होता। मैं उसको छोड़ देता हूँ। ये बेटर है कि उससे मैं ताल्लुक़ ना रखूँ, लेकिन मैं अपने आप को क्यों तंग करूँ। मैं कल के दुख लेकर कोशिश करता हूँ, जो कल मुझे दुख मिला था उसको मैं जल्द से जल्द भूल जाऊँ। और ऐसा होता भी है। अगर आप नहीं भूलेंगे, सपोज मैं कोई आदमी बहुत दुखी है आज किसी बात से और वो चलता जा रहा है उसको लेकर, तो वो एक हफ्ते के बाद तो कम होने ही वाला है, 2 हफ्ते बाद कम होने ही वाला है। फिर आप पूछिए, जो दुख आपको पहाड़ जैसा आज लग रहा है वो कल पहाड़ी हो जाएगा, उसके बाद और छोटा हो जाएगा, एक टेकरी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे फ्लैट हो जाएगा। तो वो अपने आप होने वाला है, लेकिन उसको होने में हो सकता है 1 महीना लगे। तो मैं 1 महीने तक क्यों वो पहाड़ को अपने सर पे लेके चलूं? तो मैं कोशिश करता हूं कि वो जल्द से जल्द उस पहाड़ के नीचे से निकलूं और मैं खुद अपनी ज़िंदगी जो है उसको मैं जैसे जीना चाहता हूं जीऊं। सी द सिचुएशन, द पॉइंट इज हाउ यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन। आप कितना रिएक्ट करते हैं आप। एक आदमी आपको तकलीफ दे रहा है, आप कितना रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर? करते रहेंगे। तो आप दुखी हो रहे हैं, उसको तो पता ही नहीं है ऐसा कि वो आपको दुख दे रहा है। और ख़ुद ये जो बार बार दूसरा बनने का जो एक्टिंग में आप क्या करते हैं? आप हर बार एक दूसरा चरित्र बनते हैं, एक चरित्र उतारते हैं, फिर एक नया चरित्र, दूसरा। ये जो दूसरे को बार बार जीना है, दूसरे को बार बार जीना है, तो वो अपना जीना जो है वो कहीं पीछे उसमें छुपता जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी के एक एक्टिंग में जो मैंने एक्टिंग सीखी है और जो मैं सिखाता हूँ, जो मैंने पढ़ी भी है, कि द मोमेंट द डायरेक्टर सेज कट, यू शुड बी आउट ऑफ द कैरेक्टर। अगर आप नाटक कर रहे हैं, पर्दा गिर गया, तो आपको वो कैरेक्टर छोड़ देना चाहिए। उसके साथ क्यों जी रहे हैं आप? उसकी लाइफ सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप, हाँ, जब आप उसको तैयार कर रहे थे तो हो सकता है कि आप उसमें दिन रात जीते हों, क्योंकि वो उसकी तैयारी करनी है आपको। लेकिन एक बार तैयार हो गया और वो परफॉर्म हो गया और वो ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर आप उसी में जीते जाएंगे तो अगला कैसे करेंगे? तो वो फिर ओवरलैप करेगा, उसका इमोशन इसके भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। तो वो तो बात ही गलत है कि यू हैव टू फिनिश इट एंड कट इट ऑफ, एक बार जैसे हो जाए तो। और आप, हर एक्टर की अपनी एक पर्सनल ज़िंदगी भी होती है और उसको क्यों ना जिए वो? उसके अपने खुद के इमोशन है, उसकी अपनी खुद की फैमिली है, उसके अपने खुद के जॉयज़ एंड सॉरोज़ हैं, उसे क्यों ना एंजॉय करे, बजाय उसके कि वो जो कैरेक्टर कर रहा है जो हाइपोथेटिकल है, रियल है भी नहीं, उसके जॉयज़ एंड सॉरोज़ एंजॉय करता रहे। और राकेश जी, करीब करीब हम लोग बातचीत के आखिरी हिस्से में आ गए हैं जी। ये कहिए कि कोई ऐसी बात जो हम लोगों की इस बातचीत के बीच में आनी चाहिए थी और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, तो वो इस वक्त आप कह सकते हैं। मुझे थोड़ी बहुत शायरी करने का भी शौक़ है जी। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत नामचीन शायर हूँ, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कागज़ पे उतारने की कोशिश कभी कभी कर लेता हूँ। और कभी कभी वक्त मिलता है तो किसी मुशायरे में भी शिरकत कर लेता हूँ, छोटी मोटी, अगर कोई बुलाता है तो वो एक शौक़ है जो बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम है। और बाकी तो ये है कि मैं बाय एंड लार्ज एक बड़ा हैप्पी गो लकी आदमी हूँ अपनी ज़िंदगी में। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि दुख को लेकर चलता नहीं हूँ ज़्यादा।
क्योंकि मुझे मालूम है कि इस दुख को लेकर चलूंगा, अगले दिन कल नया दुख आने वाला है, परसों नया आने वाला है। तो हर एक दुख को लेकर चलोगे तो दुखों का कितना बड़ा अंबार लग जाएगा। तो आपने शायरी की बात की, तो अपने गज़ल के कुछ एक आध अशार आप हमारे लिए अगर पढ़ दें तो। यूं झुका वो गर्द में एक सिक्के की खातिर, यूं झुका वो गर्द में एक सिक्के की खातिर, यूं झुका वो गर्द में एक सिक्के की खातिर, मानो जैसे खोई किस्मत ढूंढ रहा है। क्या बात है। कोई और आएगा अब और जगाएगा मुझे, कोई और आएगा अब और जगाएगा मुझे, हर शख्स इसी उम्मीद पे ऊँग रहा है। क्या बात। नहीं माना गैलीलियो तो फिर अंधा होगा, नहीं माना गैलीलियो तो फिर अंधा होगा कि सूरज अब भी गिरदे ज़मीं घूम रहा है। दिवाली पे मिठाई नहीं महंगाई हाथ आई, तो भी शहर का आम आदमी झूम रहा है। क्या बात। तो ऐसी बहुत सारी गज़लें हैं। कभी कभी ऐसा हमने सुना उन लोगों को जो अपने एक प्रोफेशन में बहुत बहुत समय तक रहते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये बेकार मैंने ये प्रोफेशन चुन लिया, अब मैं इससे थक गया हूँ और ये मुझे। आपके साथ क्या अनुभव है निजी तौर पर, क्योंकि एक ही काम को लगातार कई दशकों तक करते रहते हुए आदमी कभी ऊब भी जाता है कि यार ये क्या पेशा हमने चुन लिया। देखिए, मेरा एक प्ले है शतरंज के मोहरे। मैं बहुत सारे नाटक कर रहा हूँ इस समय, मतलब 10-12 नाटक में मैं इस आज की डेट में भी हिस्सा ले रहा हूँ। वो 40-42 साल तक चल रहा है। मुझे उसको करते हुए 25-26 साल हो गए हैं, और मैंने उसके कम से कम नहीं तो 700-800 शो किए होंगे। मेरा एक नाटक है मसाज, जो मेरा सोलो है, जो 15 साल तक चल रहा है, जिसके मैंने 350-400 शो किए हैं। ऐसे बहुत सारे नाटक हैं, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 150। तो आदमी थकता नहीं है, क्योंकि हर परफॉर्मेंस, भले वो फिल्म की हो, पर्दे की हो, थिएटर की हो, टीवी की हो, हर परफॉर्मेंस एक चैलेंज होता है। तो थकने का मतलब ही नहीं है। कोई मुझे तो लग रहा है कि मैं एक बहुत लंबी छुट्टी पे हूँ, क्योंकि मैं वो काम कर रहा हूँ जिसको मैं एंजॉय करता हूँ। तो अगर एक आदमी ऐसा काम करे जिसको वो एंजॉय करे, तो काम कहाँ कर रहा है, वो तो एंजॉय कर रहा है, छुट्टी पे है। ऐसा मैं फील करता हूँ, क्योंकि 99% लोग दुनिया में इत्तेफाक से उस काम को करने पे मजबूर होते हैं जो उन्हें नहीं करना था और कुछ और करना चाहते थे। तो मुझे लगता है मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में, अपने बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी क्लास में, किसी कक्षा में, किसी मोमेंट में कुछ और सोचा ही नहीं कि मैं वो बनूंगा। मैंने सोचा मैं एक्टर बनूंगा, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, और क्या चाहिए लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे जाने माने अदाकार राकेश बेदी प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। तरंगों में धड़कन लरजता जिगर, रक्स करते कमल थर थराता भंवर। ये छींटे किसी की तमन्ना न हो, कहीं आपके हाथों तन्हा न